Friends, welcome to Sri Academy online platform. Class 8 Social Science History Chapter number 3 Agrarian Structure under the British. Student, let's continue the explanation of chapter. In previous class we were discussed up to here the topic rural indebtedness. Now in this class we will continue from growth of commercial crops. So listen carefully. ग्रोथ ऑफ कॉमर्शियल क्रॉप्स, जो घरेलू क्रॉप्स का ग्रोथ था वो कैसे होता था. द इंडियन पिजेंट्स नाउ प्रोड्यूस्ड नॉट फॉर देमसेल्फ बट फॉर द मार्केट. जो इंडियन पिजेंट्स थे वो क्रॉप प्रोड्यूस करते थे अपने लिए नहीं बल्कि मार्केट के लिए. दे प्रोड्यूस दोज क्रॉप विच कुड बी यूटिलाइज्ड बाय द ब्रिटिश इन देयर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़. वे ऐसे क्रॉप प्रोड्यूस करते थे जो कि यूटिलाइज किए जाते थे, जो कि यूज़ किए जाते थे ब्रिटिश मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ द्वारा. दस द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग स्पेशलाइज्ड क्रॉप लाइक कॉटन, जूट, इंडिगो, ऑयल सीड्स, वीट, शुगर केन, कॉफ़ी etc. जिस कारणवश जो क्रॉप्स थे जैसे कि कॉटन हो गया, जूट हो गया, इंडिगो हो गया, ऑयल सीड हो गया, वीट हो गया, शुगर केन हो गया, कॉफ़ी हो गया, और भी बहुत सारे जो क्रॉप्स थे उनका ग्रोइंग प्रैक्टिस किया जाने लगा, उन्हें उगाया जाने लगा. द फार्मर्स टू बेनिफिटेड एज दे गॉट मोर मनी फॉर देयर प्रोडक्शन. जिसकी वजह से फार्मर्स को भी बेनिफिट्स मिलता था उनके प्रोडक्शन के लिए, उन्हें पैसा मिलता था. द फार्मर्स नाउ डिपेंड्स ऑन द मिडिल मैन और मर्चेंट फॉर द सेल ऑफ देयर प्रोडक्ट्स. जिसके कारण यह हुआ कि जो फार्मर्स थे वो निर्भर होते थे मिडिल मैन पे, बिचौलिए पे या मर्चेंट पे अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए. The middleman bought their crops at much lower price than the market price and themselves earned huge profit. जो मिडिल मैन होते थे वे फार्मर्स से बहुत कम दाम में मार्केट प्राइस की अपेक्षा बहुत लोअर प्राइस में उनसे सामान उनका प्रोडक्ट ख़रीदा करते थे ताकि वो लोग भी बेनिफिट हो सके, उन्हें भी बेनिफिट मिल सके. रिवॉल्ट ऑफ पिजांट्स का रिवॉल्ट. द हार्श रेवेन्यू पॉलिसीज, ऑपरेशंस ऑफ जमींदार, कॉन्फिस्केशन ऑफ हेरिडेटरी लैंड एंड विस्पर्ड कैलेमिटी ड्यू टू फेमिनाइन aroused feeling of anger and rebellion among the peasants. जो कड़ी रेवेन्यू पॉलिसी थी और ज़मींदारों का अत्याचार और जो हेरिडेटरी लैंड कॉन्फिस्केशन था, विस्पर्ड कैलेमिटीज़ थी, ये जो है पीजेंट्स के अंदर जो है कि वो एंगर की फीलिंग आने लगी, गुस्से की फीलिंग आने लगी और वे लोग रेबेलियंस होने लगे, धीरे धीरे विद्रोह करने लगे. कॉन्सिक्वेंटली बंगाल एंड ईस्टर्न इंडिया विटनेस्ड सेवरल पीजेंट रिवोल्ट इन द 19th सेंचुरी. 19th सेंचुरी में बंगाल में और ईस्टर्न इंडिया में काफ़ी सारे पीजेंट्स के रिवोल्ट्स हुए, पीजेंट्स का विद्रोह हुआ. The first major revolt broke out in 1770 after the famine of Bengal. पहला जो रिवॉल्ट था पीजेंट्स लोग का वो नज़र में कब आया? 1770 में बंगाल के फेमाइन के बाद. इट वाज कॉल्ड द फ़कीर एंड सन्यासी रेबेलियन, और इसको फ़कीर और सन्यासी का विद्रोह कहा जाने लगा. एंड स्प्रेड फ्रॉम रंगपुर टू ढाका,
और ये रंगपुर से ढाका तक फैल चुका था। द फ़कीर एंड सन्यासी वेयर मुस्लिम एंड हिंदू रिलीजियस ग्रुप रिस्पेक्टिवली। जो फ़कीर थे वो मुस्लिम ग्रुप से थे और जो सन्यासी थे वो हिंदू ग्रुप से हुआ करते थे। विच अर्न देयर लाइवलीहुड फ्रॉम बेगरी। और वे लोग अपना जीवन यापन कैसे करते थे, अपना जीवन का रोज़मर्रा का जो खाने पीने की चीज़ें थी वो कैसे इकट्ठा करते थे, भीख मांगकर। द फेमाइन ऑफ बंगाल डिप्राइव्ड देम फॉर देयर मीन्स ऑफ इनकम। और जो बंगाल का शोषण था वे उन्हें मजबूर कर दिया था इस तरह से इनकम करने के लिए। दे रोज इन रिवॉल्ट एंड वेयर ज्वाइंड बाय द एंग्री पीजेंट्स। और ये लोग जो हैं वो अपना विद्रोह किए और एंग्री पीजेंट्स के साथ जाकर मिल गए। दे ट्वाइस्ड डिफीटेड बाय ब्रिटिश ट्रूप्स। वे लगातार 2 बार ब्रिटिश ट्रूप्स द्वारा हरा दिए गए। देन हैड बीन सेंट टू सप्रेस देम। इट टुक ओवर 30 years टू कर्ब द रेबेलियंस। और रेबेलियंस को, विद्रोहियों को ख़त्म करने में लगभग 30 साल का समय लग गया। द पागलपंथीज ए सेमी रिलीजियस सेक्ट रिवॉल्व इन द नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल। जो नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट थे बंगाल के, वहाँ पे एक सेमी रिलीजियस विद्रोह हुआ था जिसका नाम था पागलपंथीज। The revolt under their leader Tipu spread till the Garo Hills। जो रिवॉल्ट था, ये इसके लीडर कौन थे? टीपू सुल्तान थे। टीपू, ये जो कि गारो हिल्स तक फैल चुका था। टीपू सपोर्टेड द कॉज ऑफ द पीजेंट्स। टीपू जो है वो पीजेंट्स को सपोर्ट किया करते थे। द चाउर राइजिंग took place in the Midnapur district of Bengal from 1796 to 1816। जो चौर राइजिंग था वो मिदनापुर बंगाल के एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है, वहाँ पे हुआ लगभग सन 1796 से 1816 में। इन आसाम द खासिस रेबेल्ड अगेंस्ट द ब्रिटिश पॉलिसीज बट वेयर सप्रेस्ड इन 1833। आसाम में खसीस नाम से विद्रोह शुरू हुआ था ब्रिटिश पॉलिसीज़ के अगेंस्ट में, लेकिन इसे दबा दिया गया 1833 में। द फराइजीज वेयर अ मुस्लिम सेक्ट हु एडवोकेट रेडिकल चेंजेस इन द सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ बंगाल। जो फराइजीज थे, एक मुस्लिम सेक्ट था जो कि एडवोकेट करता था रेडिकल चेंजेस जो कि सोशल और पॉलिटिकल कंडीशन में होते थे बंगाल के। दे आल्सो सपोर्टेड द कॉज ऑफ पीजेंट अगेंस्ट द एरोसिटीज ऑफ द जमींदार। वे लोग जो पीजेंट्स ज़मींदारों द्वारा सताए जाते थे उनका भी ये लोग सपोर्ट करते थे। दे लीडर वाज दादू मियाँ। इनके जो लीडर्स थे वे दादू मियाँ थे। The Wahhabi movement। The Wahhabi movement, Sayyid Ahmad of Rai Bareilly was the leader of Wahhabi movement in India। राय बरेली के सैयद मोहम्मद आई एम टेकिंग द नेम, इट्स सैयद अहमद जो कि राय बरेली से थे, वे वहाबी मूवमेंट के लीडर थे इंडिया में। ही वाज अ फॉलोवर ऑफ वहाबी सेक्ट फॉर्म्ड बाय अब्दुल वहाब ऑफ अरेबिया। ये जो थे ये वहाबी सेक्ट को फॉलो करते थे जो कि फॉर्म किया गया था अब्दुल वहाब जो कि अरेबिया से। द वहाबी एडवोकेट रिवाइवल ऑफ इस्लाम इन इंडिया। जो वहाबीज़ थे वे एडवोकेट करते थे इस्लाम के रिवाइवल को इंडिया में। अंडर द ब्रिटिश दे हैड बीन डिप्राइव्ड ऑफ देयर पावर एंड अथॉरिटीज़। ब्रिटिश के समय में उनके पावर और अथॉरिटी से उन्हें वंचित किया गया। दे कंडेम्ड द ब्रिटिश पॉलिसी एंड एक्सप्रेस एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट्स। उन्होंने ब्रिटिश पॉलिसीज़ का विरोध किया और एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट्स को फैलाया।
They were joined in their revolt by the peasants and artisans who were already suffering under the British yoke. जो पीजेंट्स और जो आर्टिशंस थे जो कि ब्रिटिश द्वारा सताए गए थे, वे लोग भी वहाबी मूवमेंट को ज्वाइन किए थे, जो कि ब्रिटिश योग को पहले से सफ़र कर रहे थे, झेल रहे थे. द इंडिगो रिबेलियन, नील का विद्रोह. द इंडिगो रिबेलियन took place in Bengal in 1859 when thousands of peasants united together and refused to grow more indigo. इंडिगो रेबेलियन जो था वो बंगाल में हुआ था 1859 में, जिसमें हज़ारों की संख्या में पीजेंट्स जो थे वो एक साथ होकर नील की खेती को नील को उगाने से मना कर दिए थे. व्हाट इज़ इंडिगो? इंडिगो क्या है? इंडिगो प्लांट प्राइमरी ग्रू इन द ट्रॉपिकल रीजन. जो इंडिगो प्लांट था वो पहले ट्रॉपिकल रीजन में उगाया जाता था. इट प्रोड्यूस ए रिच ब्लू कलर विच वाज यूज्ड बाय क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग टू डाई क्लॉथ. ये जो है एक गहरा गाढ़ा नीला कलर का पदार्थ होता था, कलर होता था, जो कि सूती कपड़ों को के मैन्युफैक्चरिंग के समय उन्हें रंगने में मदद करता था. It was also a big producer of India was also a big producer of indigo. इंडिया जो था वो भी एक बड़ा प्रोड्यूसर था इंडिगो का. इंडिगो फ्रॉम इंडिया वाज एक्सपोर्टेड टू यूरोपियन कंट्रीज़. इंडिया से इंडिगो को यूरोपियन कंट्रीज़ में भी एक्सपोर्ट किया जाता था, निर्यात किया जाता था. एज द प्राइस ऑफ इंडियन इंडिगो वाज वेरी हाई इन यूरोप. जैसा कि इंडियन इंडिगो का जो प्राइस था वो यूरोप में बहुत ही ज़्यादा था. द यूरोपियन मैन्युफैक्चरर यूज्ड अनदर प्लांट कॉल्ड वॉड टू मेक ब्लू एंड वॉयलेट डाइज. यूरोपियन मैन्युफैक्चरर्स जो थे वे दूसरे तरह का प्लांट यूज़ करते थे जिसका नाम वॉड था, जो कि ब्लू और वॉयलेट कलर का डाइज बनाने में मदद करता था. वॉड हाउएवर गेव अ पेल एंड डल ब्लू कलर डाई. लेकिन वॉड जो था वो हल्का और डल कलर का ब्लू कलर का डाई देता था. व्हेन द डिमांड फॉर इंडिगो गॉट हाई बिकॉज of its rich blue color, the producers of word compelled their government to put a ban on indigo import. इंडिगो की बढ़ती डिमांड और इसके गहरे नीले कलर की वजह से जो वुड प्रोड्यूसर थे उन्होंने गवर्नमेंट से कहा कि इंडिगो के इंपोर्ट में बैन कर दिया जाए. They were opposed by the cloth producer who preferred indigo to wood. लेकिन इसका जो है विरोध किया गया प्रोड्यूसर्स द्वारा जो कि वोट के जगह पे इंडिगो को प्रेफर करते थे. ओके स्टूडेंट्स, further discussion will be held in next class. Thank you for watching. Keep watching.